पानी की टंकी में ढाबा। मोहन बहुत ज्यादा उदास होता है क्योंकि उसका ढाबा एमसीडी वालों ने बंद कर दिया था। वो अपने घर के कोने में बैठा अपनी फूटी किस्मत पर रो रहा होता है। संगीता, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। उस ढाबे के सहारे ही तो हम अपने 4 बच्चों की परवरिश कर रहे थे और अब वो ढाबा ही बंद हो गया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी उस ढाबे को खड़ा करने में लगा दी थी और आज एक झटके में सब खत्म हो गया। जी, आप इतना घबराते क्यों हैं? क्यों इतनी फिक्र करते हैं? देखिए, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि भगवान जब एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता खोल ही देता है। अगर आज भगवान ने हमारा वो ढाबा बंद करवाया है तो पक्का उसने हमारे लिए कोई और जगह सोच रखी होगी। हमें बस हिम्मत नहीं हारनी है। संगीता, तेरी बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, पर असलियत बहुत कड़वी है। परेशानी वाली बात तो यह है कि मैं चाहता हूं कि हमारा ढाबा हमें जल्द से जल्द वापस मिल जाए। मुझे इस बात का डर है कि कहीं हमारे पुराने ग्राहक उस किशन के पास न चले जाएं। अगर एक बार ग्राहकों को उसके हाथ का चस्का लग गया तो हमारा काम पूरी तरह चौपट हो जाएगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा जी। मुझे भी इसी बात की सबसे ज्यादा चिंता सता रही है। अभी तक तो लोगों को हमारे ढाबे के स्वाद की आदत थी, लेकिन अगर लोगों को किशन के ढाबे के स्वाद की आदत पड़ गई तो अब तो उन्हें वापस हमारे ढाबे पर लाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वो किशन बड़ा ही चालाक आदमी है। वो मौके का फायदा उठाना अच्छे से जानता है। संगीता की बात सुनकर मोहन उदास हो जाता है। दरअसल मोहन और संगीता का ढाबा एमसीडी वालों ने बंद करवा दिया था, जिसके बाद वो दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। लेकिन ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये सब कुछ किशन का किया धरा था। किशन ने ही एमसीडी वालों को मोटी रिश्वत देकर और उनके कान भरकर मोहन के खिलाफ साजिश रची थी। किशन इस वक्त बहुत ज्यादा खुश था। उसे लग रहा था कि उसने अपने रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हटा दिया है और इस तरह मोहन का ढाबा बंद हुए आज 2 दिन हो गए थे और किशन का ढाबा बहुत जोरों शोरों से चल रहा था। मजा आ गया। जब से उस मोहन का ढाबा बंद करवाया है तब से तो मेरी कमाई 2 गुनी क्या 3 गुनी हो गई है। सारे ग्राहक मेरे ही पास आ रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है उस गरीब मोहन का ये हाल देखकर। अब इस बाजार में मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। किशन अपनी धुन में काफी खुश हो रहा होता है कि तभी उसके पास उसके ढाबे पर काम करने वाली एक औरत आती है। मालिक, वो मटर पनीर की सब्जी खत्म होने वाली है। बस थोड़ी सी ही बची है जिसमें 2-4 ग्राहक ही खा पाएंगे। क्या मैं दोबारा से मटर पनीर की सब्जी बनाने की तैयारी कर दूं? ग्राहक बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो मटर पनीर खत्म हो रहा है, पर मुझे एक बात बता, इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है? अगर मटर पनीर की सब्जी खत्म हो गई है तो उसी बची हुई ग्रेवी में थोड़े से उबले हुए मटर डाल दो और पानी बढ़ाकर उसकी मात्रा बढ़ा दो। अलग से पनीर डालने की कोई भी जरूरत नहीं है। तू जानती भी है पनीर आजकल कितना महंगा आता है। मेरा घाटा कराएगी क्या? पर मालिक, अगर मैंने ऐसा किया तो सब्जी का स्वाद पूरी तरह बिगड़ जाएगा। पनीर के बिना तो वो सिर्फ मटर का पानी लगेगा। फिर ग्राहकों को वो पसंद नहीं आएगा और वो दोबारा हमारे यहाँ आने से कतराएंगे। देख, अगर ग्राहकों को नहीं पसंद आती तो ना आए, मुझे उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। अब उनके पास कोई और चारा भी तो नहीं है। मोहन का ढाबा तो मैंने बंद करवा ही दिया है। अब सब मरता क्या ना करता मेरे ही पास आएंगे। और सुन, ये क्या भाई साहब लगा रखा है? तू मेरे यहाँ काम करती है तो मुझे मालिक बोलने की आदत डाल ले, समझी? वरना कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है। बहुत लाइन लगी है काम करने वालों की। किशन की ये बातें सुनने के बाद वो औरत बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो बेचारी मजबूर थी, इसलिए उसे वो करना पड़ता है जो किशन ने बोला था। उधर मोहन अपने घर में बहुत ज्यादा परेशान था। वो अपनी छत पर टहल रहा होता है कि तभी उसकी नजर घर के पीछे वाले खाली मैदान में खड़ी एक बहुत बड़ी और पुरानी पानी की टंकी पर पड़ती है। वो टंकी कई सालों से इस्तेमाल नहीं हुई थी। उसे देख मोहन के दिमाग में अचानक एक ख्याल आता है। वो भागता हुआ नीचे आता है और संगीता को बुलाता है। संगीता, ओ संगीता, देख मैंने क्या सोचा है। क्या हुआ जी? आप इतने उत्तेजित क्यों लग रहे हैं? क्या कोई रास्ता मिल गया? संगीता देख, वो पुरानी पानी की टंकी, वो जमीन सरकारी नहीं है। वो हमारे पुरखों की जमीन के पास है। एमसीडी वालों ने सड़क पर से हमारा ढाबा हटाया है, लेकिन अगर हम उस टंकी के ऊपर अपना ढाबा शुरू करें तो वहां कोई हमें तंग नहीं कर पाएगा। पर जी, टंकी के ऊपर वहाँ लोग चढ़ेंगे कैसे और वहाँ खाना कैसे बनेगा? हम एक मजबूत लोहे की सीढ़ी बनवाएंगे और टंकी की छत बहुत बड़ी है। वहां आराम से 10-12 मेजें लग सकती हैं। ऊपर से शहर का नजारा भी दिखेगा और ताजी हवा भी मिलेगी। इसे हम पानी की टंकी वाला ढाबा कहेंगे। लोग तो इसे देखने के चक्कर में ही खिंचे चले आए। संगीता को मोहन का ये सुझाव बहुत पसंद आता है। अगले ही दिन से मोहन और संगीता अपने काम में जुट जाते हैं। मोहन अपनी जमा पूंजी लगाकर एक लोहे की घुमावदार सीढ़ी बनवाता है जो सीधी टंकी की छत पर जाती है। वो दोनों मिलकर
टंकी की सफाई करते हैं। 2 हफ्ते की कड़ी मेहनत के बाद पानी की टंकी वाला ढाबा तैयार हो जाता है और अब मोहन ने मोहल्ले में ढिंढोरा पिटवा दिया। शाम होते ही लोग उस अजीबोगरीब ढाबे को देखने के लिए इकट्ठा होने लगे। जब लोगों ने टंकी के ऊपर चढ़कर देखा तो वे दंग रह गए। देखते ही देखते मोहन का ये नया ढाबा पूरे शहर में मशहूर हो जाता है। लोग दूर दूर से इस टंकी वाले ढाबे का एक्सपीरियंस लेने आने लगते हैं और इस तरह अब मोहन की कमाई पहले से भी ज्यादा होने लगती है। ये खबर जब किशन के कानों तक पहुंचती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये कैसे हो सकता है? मुंशी, मैंने सुना है कि मोहन ने पानी की टंकी पर ढाबा खोल लिया है और सारे ग्राहक मेरे यहाँ से कटकर उसके पास जा रहे हैं। क्या ये सच है? हाँ मालिक, बिल्कुल सच है ये। लोग कह रहे हैं कि मोहन का ढाबा और भी ज्यादा बढ़िया हो गया। हमारे ढाबे पर तो मक्खियां भिनभिना रही हैं। उसकी बात सुनकर किशन गुस्से में लाल पीला हो जाता है। वो फिर से एमसीडी वालों के पास जाता है और शिकायत करता है कि मोहन अवैध तरीके से टंकी पर ढाबा चला रहा है। अगले दिन एमसीडी की टीम फिर से मोहन के यहाँ पहुँचती है, पर इस बार मोहन और संगीता उन्हें देखकर बिल्कुल नहीं घबराते। मोहन, हमें शिकायत मिली है कि तुम यहाँ बिना परमिशन के काम कर रहे हो। तुम्हें सब बंद करना होगा। साहब, अब जरा आप कागजात तो देखिए। ये टंकी मेरी अपनी निजी जमीन पर है और मैंने इसके लिए नगर निगम से रूफटॉप कैफे का लाइसेंस अप्लाई कर दिया है। ये सड़क पर नहीं है, इसीलिए आप इसे नहीं हटा सकते। अधिकारी जब कागजात देखते हैं तो वो भी हैरान रह जाते हैं। मोहन ने कानून के दायरे में रहकर बहुत ही समझदारी से काम किया था। मोहन, तुम्हारी हिम्मत और अकल की दाद देनी पड़ेगी। तुमने एक बेकार चीज को रोजगार का जरिया बना दिया। किशन की ये चाल उसी पर उल्टी पड़ जाती है। समय गुजरता है और अब किशन का ढाबा पूरी तरह बर्बाद होने की कगार पर पहुंच जाता है। ग्राहकों ने उसका पूरी तरह बहिष्कार कर दिया था क्योंकि उसने खाने की क्वालिटी गिरा दी थी और आखिर में किशन को अपना ढाबा बंद करना पड़ता है। उधर मोहन की टंकी वाला ढाबा अब एक ब्रांड बन जाता है। ऐसे ही एक दिन, संगीता तो सही कहती थी, भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोल ही देता है। बस हमें खुद पर यकीन होना चाहिए। जी, और ये ढाबा तो हमारी मेहनत और आपकी सूझबूझ की जीत है। उसकी बात सुनकर वो बहुत खुश होता है क्योंकि उन्हें अब किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। मोहन अपनी पत्नी ममता, 5 साल के बेटे गोलू और अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था। एक रोज सुबह सुबह ममता नाश्ता बना रही थी और मोहन घर के बाहर अपनी पुरानी साइकिल धो रहा था। ये साइकिल मेरा बहुत बड़ा सहारा है। तभी घर के अंदर से ममता ने अपने बेटे गोलू से कहा, गोलू जाओ, पापा को जाकर बोल दो नाश्ता तैयार हो चुका है। गोलू बाहर भाग कर गया और अपने पापा से बोला, पापा, नाश्ता तैयार हो चुका है, मम्मी बुला रही हैं। आपकी साइकिल तो बिल्कुल चमक गई। आप जाकर नाश्ता कीजिए, मैं इसे सूखे कपड़े से पोंछ देता हूँ। अरे वाह बेटा, तब तो मेरी मदद हो जाएगी। खैर, मोहन अंदर जाकर नाश्ता करने लगा। नाश्ता करने के बाद मोहन अपनी साइकिल से ढाबे की तरफ निकल पड़ा। थोड़ी देर में मोहन अपने ढाबे पर पहुंच गया। थोड़ी देर बाद ढाबे का मालिक भी आ गया अपनी कार से। क्या बात है मोहन, आज फिर मुझसे पहले पहुंच गए, वो भी साइकिल से। खैर, थोड़ी देर बाद बाकी लोग भी आने लगे। धीरे धीरे पब्लिक आने लगी और मोहन भी अपने काम में लग गया क्योंकि मोहन खाना बनाने का काम करता था। तो इस तरह मोहन की जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। फिर एक रात जब मोहन अपने ढाबे से वापस घर लौटा तो देखा ममता और उसकी सास गोलू के सर पर पट्टी रख रही थी। अरे ममता, क्या हुआ गोलू को? अरे, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। देखिए ना, गोलू को बहुत तेज बुखार चढ़ा है। मोहन ने अपनी साइकिल के आगे वाले डंडे पर अपना गमछा लपेट दिया और उसके ऊपर ही गोलू को बिठा दिया। इस तरह वो गोलू को लेकर डॉक्टर साहब की क्लिनिक पहुंच गया। अरे देखिए ना डॉक्टर साहब, इसे बहुत तेज बुखार चढ़ गया है। मोहन घबराओ मत, इस मौसम में ऐसा होता है। इसे बहुत तेज वायरल फीवर हो गया है। लगातार 3 दिन तक दवाइयां खिलाते रहना, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जल्दी से गोलू को लेकर जाओ और दवाई खिलाने से पहले कुछ खिला देना। तुम्हारे 300 रुपए हुए। डॉक्टर साहब, जल्दी जल्दी में पैसे लाना तो मैं भूल ही गया। मैं आपको कल ढाबे में जाते हुए रास्ते में दे दूंगा। अरे नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने बहुत दिनों से मटर पनीर नहीं खाया। कल मैं तुम्हारे ढाबे पर आऊंगा और इन पैसों के बदले तुम मुझे मटर पनीर खिला देना। मैं अपनी पत्नी को भी लेकर आऊंगा। अरे क्यों नहीं डॉक्टर साहब, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। मोहन गोलू को लेकर घर आया, फिर उसे दवाई खिला दी। थोड़ी देर में उसका बुखार कम हो गया। 2 दिन में गोलू एक बार फिर से पूरी तरह स्वस्थ हो गया। फिर एक रात मोहन घर तो लौटा लेकिन अकेले नहीं,
बल्कि अपने मालिक के साथ। मोहन के हाथ और पैरों में पट्टी बंधी हुई थी। ममता, उसकी सास और गोलू उसे इस हालत में देखकर हैरान हो गए। भाई साहब, क्या हुआ मेरे पति को? कुछ बोलते क्यों नहीं आप? देखिए, मोहन बाकी कर्मचारियों के साथ खाना बना रहा था, तभी अचानक गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिससे कई लोग घायल हो गए। उसमें से एक मोहन भी था। मैंने इसकी ड्रेसिंग करवा दी है। इन्हें कल ही किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देना। इनकी साइकिल मेरे ढाबे पर खड़ी है, मैं कल भिजवा दूंगा। इतना बोलकर मालिक वहां से चला गया। इधर मोहन को ममता ने बिस्तर पर लिटाया और उसकी मां रोने लगी। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे बेटे को? इतनी बड़ी घटना अचानक कैसे हो गई? सासू माँ, गोलू, पापा को परेशान मत करो, शायद उन्हें बोलने में तकलीफ हो रही है। नहीं ममता, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे अफसोस तो इस बात का है कि इस घर में कमाने वाला सिर्फ मैं था। अब पता नहीं हमारा क्या होगा। वो सब आप मत सोचिए। अगले दिन ममता और गोलू उसी क्लिनिक पर गए और डॉक्टर साहब को बुलाकर लाए। इनकी हालत तो बहुत खराब हो चुकी है। हर दिन इनकी ड्रेसिंग करनी पड़ेगी। लगातार 3-4 महीने दवाइयां चलेंगी, इंजेक्शन लगेंगे, तब जाकर ये ठीक हो पाएंगे। डॉक्टर साहब, इसका मतलब 3-4 महीने तक मोहन कोई काम नहीं कर पाएगा। अम्मा, काम करने की तो छोड़ो, लगातार 2 महीने तक तो ये बिस्तर से भी नहीं उठ पाएंगे। घबराइए मत, मैंने पूरी तरह ठीक कर दूंगा। मैं थोड़ी देर बाद अपने कंपाउंडर के हाथों दवाइयां भिजवाता हूं और वही ड्रेसिंग भी करके जाएगा हर रोज। ठीक है डॉक्टर साहब। खैर, डॉक्टर साहब चले गए। थोड़ी देर में मोहन के ढाबे से एक लड़का आया और उसकी साइकिल देकर चला गया। तो इस तरह धीरे धीरे उसका इलाज चलने लगा। कुछ ही दिनों में उसके इलाज में लगभग सारे पैसे खर्च हो गए। फिर एक रोज, सासू माँ, 1 महीने से इनका इलाज चल रहा है, अब तो पैसे भी खत्म हो गए। ऐसा करती हूँ, मैं अपने गहने बेच देती हूँ ताकि इनका इलाज न रुके। तेरे जैसी बहू भगवान हर किसी को दे। ममता ने अपने गहने बेच दिए और उसका इलाज जारी रखा, लेकिन धीरे धीरे वो पैसे भी खत्म हो रहे थे, क्योंकि बाकी के पैसे खाने पीने में भी तो खर्च हो रहे थे। फिर एक रोज, मोहन जी, सासू माँ, अब तो हमारे पास कुछ बेचने के लिए भी नहीं बचा। इन्हें ठीक होने में अभी कम से कम 2 महीना लगेगा, इसलिए अब मुझे कोई ना कोई काम पकड़ना ही होगा। अरे ममता, लेकिन तुम क्या काम करोगी? जो काम आप करते थे वही काम आपके बदले अब मैं करूंगी, और वैसे भी मैं आपसे अच्छा खाना बना लेती हूँ। अगले दिन ममता उसी ढाबे पर चली गई जहाँ पर मोहन काम करता था और मालिक से काम मांगने लगी। देखो ममता, ये कोई बड़ा शहर नहीं बल्कि गांव है। इस गांव की महिलाएं घर की 4 दीवारी में ही अच्छी लगती हैं। अब तो बुरा मत मानना, लेकिन मैं आपको काम पर नहीं रख सकता। ममता उसके सामने गिड़गिड़ाती रही, लेकिन मालिक ने उसकी एक ना सुनी। वापस लौटते वक्त वो मन ही मन सोचने लगी, आज के समय में भी लोग स्त्री और पुरुष के बीच भेदभाव करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, काम तो मुझे करना ही होगा। वो जब अपने घर पहुंची तो घर के बाहर खड़ी मोहन की साइकिल पर उसकी नजर पड़ी। साइकिल देखकर उसके मन में एक आइडिया आया, जो काम मेरे पति करते थे वही काम मैं भी करूंगी, लेकिन किसी दूसरे के अंडर नहीं, बल्कि खुद मालकिन बनकर। मैं अपना ढाबा इसी साइकिल पर शुरू करूंगी। इस बारे में उसने अपने परिवार से बात की। फिर अगली सुबह उसने चाय, कॉफी, मक्खन, ब्रेड, सारा सामान उसने अपनी साइकिल पर लाद लिया और गली गली जाकर बेचने लगी। सबसे पहले उसने स्कूल और फैक्ट्री के बाहर जाकर नाश्ता बेचा। सारे मजदूर उसके पास आ गए। सबको उसका खाना बहुत पसंद आया, इसलिए मजदूरों ने कहा, बहन जी, ये खाना जो है बिल्कुल घर जैसा है। हाँ, हम लोग यहाँ किराए के मकान में रहते हैं, खाना भी खुद ही बनाना पड़ता है। तो क्या आप हमें हर रात इसी जगह खाना दे दोगी? हम कुल मिलाकर जो है कितने 50 लोग हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे अपना पता दीजिए, मैं 50 लोगों का टिफिन आपके रूम तक पहुंचा दिया करूंगी। तो इस तरह पहले दिन से ही उसका काम बहुत अच्छा चलने लगा। हर दिन 50 टिफिन का ऑर्डर उसे पहले दिन ही मिल गया। सुबह जब ममता साइकिल ढाबा लेकर निकलती थी और रात को वापस आती थी, तो गांव की औरतें उसे ताने देने लगी, ये देखो, हमारे गांव की बेइज्जती करवा रही है, औरत होकर साइकिल पर चलता फिरता ढाबा खोल दिया इसने। लेकिन ममता किसी की भी बात पर ध्यान नहीं देती थी। वो चुपचाप अपना काम किए जा रही थी। धीरे धीरे वो पूरे इलाके में फेमस होने लगी, साइकिल पर चलता फिरता ढाबा के नाम से। ये बात जब कलेक्टर तक पहुंची तब उसने पूरे गांव के सामने ममता को सम्मान दिया। वहां पर ढाबे का मालिक भी मौजूद था। अब गांव वालों का सर शर्म से झुक गया। तभी ढाबे का मालिक मन ही मन सोचने लगा, मैं पिछले 20 सालों से अपना ढाबा चला रहा हूं, पर मुझे तो आज तक कोई अवार्ड नहीं मिला। मुझ में और ममता में अंतर सिर्फ इतना है कि
मैं किसी की इंस्पिरेशन नहीं बन पाया। वेल डन ममता बहन। अब हो सके तो मुझे माफ कर देना। अब ममता पूरे शहर में फेमस हो गई। जब मोहन पूरी तरह ठीक हो गया तब दोनों ने मिलकर उसी गांव में खुद का ढाबा खोल लिया और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे। Thanks for watching. Clock is ticking, but the world is